हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग कर रहे थे अपनी क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉर इन टेस्ट होते हैं और बेसिस हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर कलर ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और सबसे मेन डिफरेंस हमने डिस्कस किया था कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, और बेस हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करते हैं जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। ठीक है, ये इनका मेन डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस इन दोनों का, है ना। तो पॉइंट आता है कि सर अगर हमारे पास कोई दो सॉल्यूशन दे दिए जाएं, सपोज़ एक्स और वाई हमारे पास दो सॉल्यूशन है, तो कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, और अगर मान लो दोनों के दोनों एसिड हुए तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, या फिर अगर दोनों के दोनों बेस हुए तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है या कौन सा वीक बेस है। ये कुछ ऐसा है कि हमने बोला कि हमारी क्लास में दो स्टूडेंट हैं एक्स और वाई, और ये दोनों के दोनों ही पढ़ाई में अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन कौन ज़्यादा बेटर है और कौन नहीं है, अगर हम उनके मार्क्स अगर देखें तो हम बता देंगे, है ना। कि मैंने बोला कि एक बच्चा 95% लेके आया है, एक बच्चा 98% लेके आया है, तो ठीक है 98% वाला बेटर हो गया, 95% वाला उससे थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो नंबर अगर पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नंबर ना पता हो तो क्या होगा, दोनों को दोनों इक्वली नज़र आएंगे ना। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ नंबर अगर एसिड और बेस के लिए भी मिल जाए, अगर ऐसा ही कोई नंबर एसिड या बेस के लिए भी मिल जाए जिसको देख के हम डायरेक्टली बता सकें कि भाई अगर इस एसिड का ये नंबर है या फिर मतलब इस सब्सटेंस का ये नंबर है तो ये एसिड में आएगा, ये बेस में आएगा, या फिर अगर दोनों ही एसिड हैं तो ये कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, या दोनों ही बेस है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सा वीक बेस है ना। तो ये नंबर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या एसिड के पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, क्या एसिड के पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो एसिड के पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। उसी तरह से क्या बेस के पास हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो बेस के पास भी दोनों ही आयंस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या न्यूट्रल कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं क्या, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड में हम क्या कह रहे हैं कि मतलब ये ना ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब ना ही इसके पास हाइड्रोजन आयन होने चाहिए ना ही हाइड्रोक्साइड आयन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूट्रल कंपाउंड के पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट में। ठीक है, इक्वल अमाउंट में। तो इक्वल अमाउंट में होने से क्या होता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन की वजह से कोई सब्सटेंस अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और हाइड्रोक्साइड आयन होने की वजह से कोई सब्सटेंस अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है ना। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल कंपाउंड के पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से वो एक दूसरे के अफेक्ट को, मतलब एसिडिक और बेसिक अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस वजह से वो न्यूट्रल कंपाउंड कहलाते हैं। अगला अच्छा ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है कि एसिड के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। बेस के अंदर भी क्या है कि हाइड्रोक्साइड आयन तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और न्यूट्रल में क्या हो रहा है कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला टॉपिक हमारे पास आता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल हमारे पास मतलब एक नंबर होता है पीएच, ठीक है, एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है जिसको देख के हम मतलब इमिडिएटली बता सकते हैं कि हमारे पास कि गिवन सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या बेस है, और अगर एसिड या बेस में कुछ भी है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। ठीक है, तो पीएच स्केल होता क्या है, ये एक स्केल होता है फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन,
फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, इन ए सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था अभी कि एसिड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है ना, एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा है। और बेस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन बहुत कम होते हैं, बेस के अंदर हाइड्रोजन आयन बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे डायरेक्टली ये पता लग जाए कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, या उससे रिलेटेड कोई नंबर मुझे पता लग जाए, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ इस चीज़ को कि वो गिवन सॉल्यूशन हमारे पास एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो पीएच स्केल हमारे पास यही होता है कि एक स्केल होता है जो हमें ये मेज़र करके देता है कि कोई भी सॉल्यूशन गिवन अगर हमारे पास है तो उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है। और ये पीएच नंबर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन उल्टा होता है ना, कि अगर एक कम हो तो दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, अगर एक क्वांटिटी कम हो तो दूसरी क्वांटिटी मतलब इस तरह से हमारे पास आ जाता है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। तो पीएच स्केल से क्या पता लगने वाला है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है। अब हमारे पास आता है कि पीएच स्केल में नंबर कैसे कैसे होते हैं। तो पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होती है, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको अगर कोई पीएच नंबर मिलेगा तो वो 0 से लेकर 14 के बीच में ही मिलने वाला है ना। 0 1 2 3 4 इस तरह से आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, 0 से माइनस में नहीं जाएगा वो, और 14 से एक्सीड नहीं करेगा। तो जो भी नंबर आपको मिलेगा 0 से लेकर 14 के बीच में ही मिलने वाला है। और दूसरी बात कि अगर हमारे पास नंबर 0 से लेकर 7 के बीच में है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और अगर वो नंबर 7 से लेके 14 के बीच में है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और अगर उस पीएच वैल्यू अगर उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखना कि अगर पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 के बीच में है ना तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर पीएच वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में आती है तो वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि मान लो 3 4 हमें कुछ पीएच वैल्यू दे दी है ना, कि मान लो 9 7 1 और 8 दे दिया है ना, ये 4 सब्सटेंस हमें दे दिए जिनकी पीएच वैल्यू क्या है 9 7 1 और 8। तो अब अगर इनमें से कोई पूछे कि इनमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, तो सीधी सी बात है कि 9 से बड़े बड़े हमारे पास कितने नंबर हैं, 2, सॉरी 7 से कितने बड़े नंबर हैं हमारे पास, 2, एक है 8 और एक है 9। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, बेस हो गए। एग्जैक्टली इक्वल टू 7 है तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड हो गया। और अगर 7 से छोटा है तो वो हमारे पास कंपाउंड क्या हो गया, एसिडिक हो गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पीएच वैल्यू दे दी होती है, बस इतना पूछता है कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 0 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू आती है तो वो एसिडिक है, मतलब 7 से छोटी होनी चाहिए ना, चाहे 6.9 ही क्यों ना हो। और अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। और अगर 7 से लेकर 14 के बीच में आती है तो वो बेसिक कंपाउंड होता है, वो बेस होता है। उसके बाद एक और डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने यही बात करी है कि अगर 0 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू आती है, ठीक है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, तो अगर 0 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू आती है तो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। और अगर 7 से लेकर 14 के बीच में आती है तो सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। और अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 7 आती है तो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे 2 एरो और दिए गए हैं, और ये 2 एरो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट में जाते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज़ करता जाता है, और जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ करता जाता है। मतलब पीएच वैल्यू जैसे जैसे लेफ़्ट में जाएगी उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और पीएच वैल्यू जैसे जैसे राइट में जाएगी, मतलब 7 से जितनी बड़ी होती जाएगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा, है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2 और 3 2 सब्सटेंस हैं, उनकी पीएच वैल्यू क्या है, 2 और 3, तो जैसे जैसे लेफ़्ट में जाएंगे उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो लेफ़्ट में कौन है, 2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और मान लो इसी तरह से दे दिया जाए कि 10 और 13 के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो जैसे जैसे राइट में जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। इसका मतलब 13 अगर राइट में आ रहा है इस पीएच स्केल पे तो 13 हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, है ना। तो पीएच वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे काम करती हैं कि जो मैंने बोला था कि पीएच वैल्यू देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारे पास एसिड है, न्यूट्रल है, या कौन सा सब्सटेंस हमारे पास बेस है। दूसरी बात, अगर हमारे पास 2 या 3 सब्सटेंस की पीएच वैल्यू पता है, ठीक है, मान लो तीनों की तीनों क्या है, एसिड हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि उन तीनों में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। उसी तरह से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। तो हम लोगों ने यही देखा कि जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होता जाएगा एसिड, और जैसे जैसे हम राइट में जाएंगे, ठीक है, बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो अब ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये हमारे पास एनसीईआरटी का एक डायग्राम है और 1 या 2 नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो द वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का हमारे पास ये शेडेड पार्ट है, ये क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ये जो वाइट कलर का हमारे पास पार्ट है, ये क्या शो कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 7 से कम अगर वैल्यू होती है पीएच की, अगर 7 से कम होती है पीएच की वैल्यू तो वो एसिड होता है, और अगर 7 से ज़्यादा होती है तो वो बेसिक होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जैसे जैसे लेफ्ट में जाते हैं एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब उसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है ना। तो उसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। वो जैसे जैसे राइट में जा रहे हैं एसिड वीक होता जा रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो यहाँ पे यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। और 14 का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम है। और न्यूट्रल कंपाउंड के पास क्या होता है, इक्वल होता है। न्यूट्रल कंपाउंड के पास इक्वल होता है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे शो करा हुआ है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है कुछ 2 साल पहले कुछ ये 2 नंबर में आया था, ठीक है। और बच्चों को नहीं पता था कि क्या बना के आना है, क्या नहीं बना के आना, और एनसीईआरटी में गिवन है ना, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब हमारे पास आता है क्वेश्चन, और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है कि हमारे पास 5 सॉल्यूशन है ए बी सी डी एंड ई, और उन सब की पीएच वैल्यू है 4, 7, 1, 11 एंड 9 रेस्पेक्टिवली व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर अभी नहीं किया, चलो उसको भी देख लेंगे, है ना। तो फिलहाल हम इतना पता है कि ए बी सी डी हमारे पास 5 सॉल्यूशन है और उनकी कुछ पीएच वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो अब हमें ये बताना है कि उनमें से कौन सा न्यूट्रल कंपाउंड है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एल्कलीन है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, कौन सा वीक एसिड है और कौन सा वीक एल्कलीन है, ठीक है। उसके बाद इनको अरेंज करना है, उनकी पीएच, अरेंज पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। तो हमने पढ़ा कि 7 है तो वो न्यूट्रल है, अगर 7 से छोटा है, अगर 7 से छोटा है तो वो क्या हो गया, एसिड हो गया, और अगर 7 से बड़ा है तो वो हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। तो यही 5 नंबर हमारे पास थे, ठीक है। 4, 7, 1, 11 एंड 9। तो ये मैंने क्या करा, इनको पीएच स्केल के अकॉर्डिंग लिख लिया। तो सबसे पहले कौन आया, 1, फिर आया 4, फिर आया 7, फिर आया 9, फिर आया 11। तो 7 किसका था, बी का था। 7 किसकी पीएच वैल्यू थी, बी सॉल्यूशन की थी। तो बी हमारे पास क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, बी हो गया न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद 9 और 11 हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया, और 9 और 11 था डी और ई का, 9 और 11 था डी और ई का, ठीक है। 11 था डी का और 9 था ई का, सॉरी 11 हमारे पास था डी सॉल्यूशन का और 9 था ई सॉल्यूशन का, 1 था सी सॉल्यूशन का और 4 था ए सॉल्यूशन का। इसका मतलब सॉल्यूशन ए और सी हमारे पास एसिड हो गए और सॉल्यूशन ई और डी हमारे पास बेस हो गए, और सॉल्यूशन बी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, कारण कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 है ना। अब उसके बाद ये बताना था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है,
कौन सा वीक है ना। एसिड है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, और बेस है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस और कौन सा वीक बेस है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाती है, और जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाती है। तो लेफ्ट में कौन है हमारे पास 1, पीएच वैल्यू कौन सी है 1, मतलब सब्सटेंस सी, सॉल्यूशन सी। तो जो जितना ज़्यादा लेफ्ट में होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन सी हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और जो जितना ज़्यादा राइट में होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब डी हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, राइट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में अरेंज करना है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलतियां कर आते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में थोड़ा ठीक है कन्फ्यूजन वो बना लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे पास 1 और फिर 4 फिर 7 फिर 11 और फिर 9, है ना, ऐसे कुछ आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एसिड के अंदर ज़्यादा होती है और बेस के अंदर कम होती है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH उतना ही ज़्यादा मिलेगा, हाइड्रोजन उतना ही कम मिलेगा। इसका मतलब अगर pH वैल्यू 9 है इसके पास उतनी ही एक सेकेंड, ये थोड़ा 11 9 यहाँ पे गलत लिख दिया, 9 11 आएगा, है ना। तो अगर pH वैल्यू 11 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन उतनी ही कम होगी और हाइड्रोक्साइड आयन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर pH वैल्यू 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयन कम है। और हम लोगों ने यही पढ़ा था ना अभी कि ये हमारे पास डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस तरह से जाता है कि ये हमारे पास क्या होता है हाइड्रोजन आयन, ये हमारे पास क्या होता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास पहले क्या होता है, सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा, फिर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू आती है, लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आती है। तो हाइड्रोजन आयन के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, pH वैल्यू 11 की, और सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, pH वैल्यू 1 की। तो बस आपको इसको इसके हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ ऐसे आता चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है बात इंडिकेटर की, जो हमने पढ़ा भी यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो सबसे पहले बात होती है कि इंडिकेटर क्या होता है। तो वो सब्सटेंस जो हमें किसी सॉल्यूशन के एसिड और बेस होने के बारे में बताते हैं उन्हें बोला जाता है एसिड बेस इंडिकेटर, या फिर सिंपली इंडिकेटर भी उनको बोला जाता है। तो सर ये होता क्या है कि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ब्लू लिटमस पेपर कलर चेंज हो जाता है, रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है ना। कि कलर चेंज हो गया तो हमें ये पता लग जाएगा कि गिवन सॉल्यूशन हमारे पास एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ यही दोनों होते हैं, नहीं, हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा हमारे पास इंडिकेटर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो कुछ इंडिकेटर हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया एक ये डायग्राम, यहाँ टेबल दी हुई है कि इंडिकेटर दिए हुए हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन हो गया, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट हो गया, पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट हो गया, टर्मरिक हो गया, है ना। तो बात है, सबसे पहले बात करते हैं लिटमस सॉल्यूशन की। लिटमस सॉल्यूशन का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है पर्पल, लेकिन जब आप उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। और अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। तो लिटमस सॉल्यूशन का यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या फिर बेस है। उसी तरह से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट लीव्स एक्सट्रैक्ट हो गया, है ना। उसी तरह से हाइड्रेंजिया हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक का आपको पता होगा हल्दी, है ना। तो हल्दी का क्या होता है कि आप लोगों ने कभी सुना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी में गिवन है टॉपिक छोटा सा, तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हल्दी का आप लोगों ने सुना होगा कि सब्जी के अंदर डाली जाती है ना, सब्जी हम जो वेजिटेबल्स इस तरह से बनाते हैं खाते हैं जो, ठीक है। तो जब खाना पकाते तो हल्दी डालते हैं। अगर वो हल्दी मतलब वो सब्जी अगर हमारे कपड़े पर गिर जाती है तो येलो कलर का कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो येलो कलर का दाग इस तरह से कपड़े पे लग जाएगा। और जब आप उसको सोप सॉल्यूशन से साफ़ करते हैं तो उस दाग का जो पहले येलो था उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो सोप होता है उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, सोप का नेचर बेसिक होता है, और बेसिक सॉल्यूशन के साथ जो हल्दी है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन। जबकि एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज।
तो यही हमारे पास है। तो इस टेबल को आप अच्छे से कर लीजिएगा कि हमारे पास कौन सा इंडिकेटर कैसा कलर देता है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में, और उसका नेचर कैसा होता है। और ये सारे के सारे हमारे पास है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्यों? कि ये हमारे पास नेचुरली मिल रहे हैं, नेचर में मिल रहे हैं। ठीक है, अगला हमारे पास आता है, ये हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये दो हमारे पास है, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोल्फथलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में से कलर चेंज नहीं होता, और बेसिक सॉल्यूशन में से कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है वो होता है ऑरेंज, लेकिन जब इसको एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड, और बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। उसके बाद हमारे पास दो और होते हैं इंडिकेटर, जिनको बोला जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, तो ऑल फैक्ट्री आप लोगों ने बायो के अंदर सुना होगा। ऑल फैक्ट्री मतलब रिलेटेड टू स्मेल। तो रिलेटेड टू स्मेल का मतलब ये हुआ कि जब इनको एसिडिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन के साथ आप मिक्स करेंगे तो ये अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं उनको देख लेते हैं कि एसिड के अंदर अनियन या फिर वेनिला एक्सट्रैक्ट अपनी स्मेल को चेंज नहीं करते, एज इट इज़ रखते हैं, लेकिन जैसे ही इनको बेस के साथ मिक्स किया जाएगा तो ये अपनी स्मेल को लूज़ कर देंगे। तो आप अगर मतलब बेस के साथ इनको मिक्स करते हैं तो ये इनकी स्मेल आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ अपने कलर चेंज करते हैं, कुछ अपनी स्मेल चेंज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोलूँगा आप इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज़। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है जो मतलब हमें अलग अलग कलर देता है अलग अलग पीएच वैल्यूज़ पे। मतलब हमारे पास मान लो कोई सॉल्यूशन इसने दे दिया है ना, तो अभी तक ये सब क्या कर रहे थे कि ये मतलब जो हमने पढ़े थे कि लिटमस मतलब ये नेचुरल इंडिकेटर या फिर आप कह सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये सब क्या कर रहे थे कि बस इतना बता रहे थे कि एक कलर मतलब इन्होंने बता दिया, और इनसे क्या पता लग रहा था कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है ना। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर का बेनिफिट क्या होता है कि डिफरेंट कलर आने की वजह से हम थोड़ा रफ आइडिया ले पाते हैं कि गिवन सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो कहाँ पे लाई कर रही है ना। अब कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं कि हाँ, फिर से हमारे पास डायग्राम आ गया। अब मान लो हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना, हमने यही पढ़ा, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया। और ये हमारे पास हो गया कोई सब्सटेंस जिसकी हमें ये चेक करना है कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो इस सब्सटेंस को हमने मिक्स करा इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, और इसका कलर कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। अब जो कलर इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का आया है उस कलर को हमें इस पीएच चार्ट के साथ मैच करना है, और जिस कलर के साथ वो कलर मैच कर जाएगा तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी पीएच रेंज इसके आसपास कहीं आती है। सपोज कलर यहाँ पे आ गया है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर कुछ इसके जैसा हो गया, तो हमें एक रफ आइडिया हो जाता है कि जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 4 के आसपास कहीं है। एग्जैक्टली तो नहीं पता होता कि वो 4.1 है, 4.2 है, 4.5 है, लेकिन थोड़ा आइडिया हो जाता है कि उसकी रेंज जो है वो 4 के आसपास है। वो 3.8 भी हो सकता है थोड़ा बहुत, या फिर वो 4.8 या 5 तक भी जा सकता है ना। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये हमारे पास पीएच चार्ट होता है जिसके साथ हम कलर को मैच करते हैं। हाँ, अब ये हमारे पास बुक का डायग्राम है एक, पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन ए पीएच पेपर। तो कुछ कॉमन सब्सटेंसेस जिनके पीएच वैल्यूज़ होती हैं उनका कलर कैसे कैसे चेंज होता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो गैस्ट्रिक जूस, तो बायो के अंदर आता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? HCl। ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? अराउंड 1.2 के आसपास होती है, 1 से 2 के बीच में होती है। ठीक है, तो हाईली एसिडिक होता है स्टमक के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा म्यूकस का, है ना, कि म्यूकस क्या करता है? प्रिवेंट करता है स्टमक की लाइंस को इस HCl के साथ। तो फिलहाल हाईली एसिडिक होता है जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 1.2। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जिसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है। उसके बाद लेमन जूस की यहाँ पे बताई हुई है पीएच वैल्यू क्या होती है? 2.2 के आसपास होती है ना। थोड़ा मतलब ये भी थोड़ा हाईली एसिडिक होता है। उसके बाद बात आती है प्योर वाटर की। प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और हमारा जो ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4 के अराउंड।
उसके बाद एक यहाँ पे टर्म यूज़ कर रखी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे पास होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी आने वाले टाइम में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 10 होती है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और HCl हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, कि पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक हमने अभी पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर एसिड रिलीज होता है। उसके बाद टूथ डिके, ठीक है, दांतों की जो सड़न होती है, इसके ऊपर भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। उसके बाद प्लांट और एनिमल भी सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंजेस में। सॉइल का अगर पीएच लेवल चेंज हो जाए तो प्लांट ग्रो करना बंद कर देता है, इस वजह से सॉइल का पीएच वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो ये पांचों टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है कि क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 7 से लेके 7.8 पीएच वैल्यू में वर्क करती है। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इससे पीएच वैल्यू कम लेता है या इससे ज़्यादा लेता है, मतलब 7 से कम हो जाए या 7.8 से ज़्यादा हो जाए, तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई एसिड रेन हो जाती है ना, एसिड रेन आप सब लोगों ने सुना होगा। तो अगर उस एसिड रेन की पीएच वैल्यू 5.6 के आसपास या उससे कम हो जाती है ना, तो क्या होता है कि जो भी मतलब उसका मतलब जहाँ भी वो एसिड रेन जाएगी, मान लो पानी के अंदर जाती है ना, रिवर के अंदर चली जाती है, तो रिवर में अगर ये एसिड रेन हुई तो उसकी जो पीएच वैल्यू वो कम होती चली जाएगी और उसके अंदर जो मतलब रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए उस पानी के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास क्या हो गया, एनिमल्स का हो गया, है ना। कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर मान लो एसिड रेन हो जाती है, रिवर के अंदर चला गई, मतलब एसिड रेन चली गई है ना, बारिश होगी तो रिवर के अंदर भी जाएगी, तो उससे क्या होगा कि रिवर का जो पीएच स्केल है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, और उसके डिक्रीज़ होने से क्या होगा कि उसकी जो एक्वेटिक लाइफ है ना, मतलब उसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनको वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद एक हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। ये हमारा सारा एनसीईआरटी का टॉपिक है ना। कि बात क्या होती है कि अगर एसिड रेन हो गई है ना, तो एसिड रेन की हमने बात करी थी, अगर एसिड रेन हो जाती है तो इसका मतलब पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.5 के आसपास हो जाएगी। तो एसिड रेन मिट्टी पे भी तो हो सकती है, ये तो हमने क्या पढ़ा था कि रिवर के अंदर हो रही है, तो मिट्टी के ऊपर नहीं हो सकती क्या भाई। बादल अगर बरसेगा तो वो मिट्टी के ऊपर या फिर रिवर दोनों पे जा सकता है। तो अगर मिट्टी पे गया तो मिट्टी की भी जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इससे क्या होता है कि प्लांट ग्रो करना बंद कर देगा, प्लांट के लिए सर्वाइव करना बंद कर देगा। सॉइल का जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मतलब कैसे इसका मतलब इसका इलाज क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है। तो किसान क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इन तीनों का किसी का यूज़ करता है और वो मिट्टी पे मतलब उसका पाउडर क्या करता है, मतलब छिड़काव करता है कुछ इस तरह से। तो इससे क्या होता है, इन तीनों का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो ये तीनों के तीनों, ठीक है, अगर मान लो मिट्टी के साथ मिलाए जाएंगे जिसका नेचर क्या है, एसिडिक है, तो उस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू कुछ इस तरह से काम करती है। अगला हमारे पास है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, HCl के बारे में पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीएच हो, मतलब जो HCl हम रिलीज़ करते हैं, हमारा स्टमक रिलीज़ करता है, वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है ना, वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद बात आती है कि कई बार ओवर ईटिंग की वजह से इनडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एसिडिक मतलब एसिडिटी किसी भी पर्सन को हो सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, बेस को यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, एंटासिड बोला जाता है। एंटासिड का मतलब होता है एंटी एसिड। एंटासिड का मतलब क्या होता है, एंटी एसिड, मतलब एसिड का अपोजिट, मतलब क्या हो गया, बेस हो गया।
ठीक है। तो हम अगर मान लो किसी पर्सन को एसिडिटी हो जाती है ओवर ईटिंग की वजह से, तो वो क्या यूज़ करेगा, बेस यूज़ करेगा। इसका एक टॉपिक हमने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था, अगर याद हो तो, बेकिंग सोडा का। ठीक है। और यहाँ पे एक और यहाँ पे एंटासिड दिया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है। तो ये दो सब्सटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं, या तो बेकिंग सोडा, ठीक है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, माइल्ड बेस होते हैं। ठीक है। और ये एसिड को न्यूट्रलाइज करके थोड़ा मतलब स्टमक को रिलीफ पहुंचाते हैं ना, अगर पेन या इरिटेशन हो रही होती है तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, है ना। और अभी हमने पढ़ा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 के अराउंड होती है। ठीक है। उसके बाद एक और हमारे पास आता है टूथ डिके का कंसेप्ट आता है। तो टूथ डिके का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और मतलब डिपेंड करता है किस तरह खाना खा रहे हैं, किस तरह का नहीं। तो किसी में शुगर लेवल ज़्यादा होता है, किसी में शुगर लेवल कम होता है। तो हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो वो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो उस शुगर को डिग्रेड करना शुरू कर देता है। और जब वो शुगर को डिग्रेड करना शुरू करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे एसिड बनना शुरू हो जाएगा। और अगर उस एसिड की वैल्यू 5.5 या इससे नीचे चली जाती है तो वो हमारे दांतों के लिए हार्मफुल हो जाता है। और किस तरह से होता है कि अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, 8th क्लास में पढ़ा था कि दांतों के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है टूथ इनेमल। और ये बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसको कैल्शियम फॉस्फेट भी बोला जाता है। तो वो एसिड क्या करता है, धीरे धीरे इस लेयर को डिज़ोल्व करना शुरू कर देता है। और जब ये लेयर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो फिर हमारी जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर मतलब एसिड वर्क करना शुरू करता है, जिससे क्या होता है, इरिटेशन होती है, पेन होता है। ठीक है। इसे बोलते हैं टूथ डिके। इसे क्या बोला जाता है, टूथ डिके बोला जाता है। ठीक है। तो क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है, जो भी मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया शुगर को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेस। और सीधी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, सुबह शाम टूथपेस्ट करते हैं ना, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। जो भी हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो वो क्या करता है, इन एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांत सेफ रहते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है, कि प्लांट और एनिमल अपने आप को कैसे बचाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था हनी बी स्टिंग और एंट स्टिंग, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। एक पढ़ा था एंट स्टिंग, मतलब चींटियों का भी डंक होता है अपना एक, और एक यहाँ पे दिया हुआ है बी स्टिंग। ठीक है। तो बी स्टिंग मतलब इनके डंक में क्या प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लो, मीथेनोइक एसिड। ठीक है। एक हमने पढ़ा था इसका नेटल लीफ का भी हमने एग्जांपल लिया था, है ना, कि नेटल लीफ हुआ, बी स्टिंग हुआ, एंड स्टिंग हुआ, यहाँ पे इनके डंक में क्या प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी को मतलब मधुमक्खी काट ले या फिर कुछ ऐसी चींटी काट ले कोई, ठीक है, जिसके पास मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है उसके डंक में, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। और हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम बेस यूज़ करते हैं। ठीक है। तो नेटल लीफ होता क्या है कि नेटल लीफ हमारे पास एक प्लांट होता है नेटल का, ठीक है, जिसकी लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, कांटे से कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर गलती से भी किसी को छू जाए तो उसके अंदर जो मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिससे उसको काफ़ी पेन और इरिटेशन होता है। ठीक है। तो उस पर्सन को वहाँ पे क्या लगाया जाता है, बेकिंग सोडा लगाया जाता है, जिससे उसको क्या होता है, काफ़ी रिलीफ मिलता है। ठीक है। तो बस यही टॉपिक थे। और यहाँ पे एक और टॉपिक हमारे पास आता है लिटमस का, है ना। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर की डाई होती है एक, और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकन प्लांट से। ठीक है, लाइकन प्लांट का नाम है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो लाइकन प्लांट होता है ये एक प्लांट डिवीज़न होता है थैलोफाइटा, उसको बिलोंग करता है ना। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो लिटमस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे एज एन इंडिकेटर, ठीक है, वो कहाँ से लिया जाता है, लाइकन प्लांट से लिया जाता है, लाइकन प्लांट से। ठीक है। और ये लाइकन प्लांट बिलोंग करता है थैलोफाइटा किंगडम को। ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और कई सारे हम लोगों ने पढ़े थे भी ना, रेड कैबेज लीव्स हो गया, टर्मरिक हो गया, उसके बाद हाइड्रेंजिया, पैट्यूनिया। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि गिवन सब्सटेंस हमारे पास एसिड है या फिर बेस है। इस वजह से इसको एसिड बेस इंडिकेटर भी
बोला जाता है या फिर कई बार इसको सिंपली इंडिकेटर भी बोल दिया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।